कहीं इस बात का भी इम्कान पैदा ना हो जाए कि वो वज़ीर ख़ारिजा ना रहें, डिप्टी पीएम ही रहें और वज़ीर ख़ारिजा फिर अनवारुल हक काकड़ साहब आ जाएं। इसका भी ख़दशा या चहमगोइयाँ कहीं ना कहीं हैं। इस पर बाद में बात करता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कुछ सियासी ओपिनियन भी ले लें। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब को मैंने ज़हमत दी है। यूसुफ़ज़ई बहुत शुक्रिया। मैंने सुना जी आप बहुत खुश हैं डार साहब की अपॉइंटमेंट पर। देखें, मुख्तलिफ तज्ज़िये हो रहे हैं, लेकिन मेरा तज्ज़िया जो है ना, ज़ाती मैं कह सकता हूँ, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे यूँ लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को मेरे ख्याल से फारिग ही किया जा रहा है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि मतलब इस हवाले से कि उनके जो इख्तियारात हैं ना, उनमें वो तकसीम हो रहे हैं और मेरे ख्याल से उनको कुछ चीज़ हवाले हो जाएगी और कुछ आधे इसके हवाले हो जाएंगे। और इसमें चीज़ आप देख रहे हैं कि कई दिनों से इसमें ये भी चल रहा है, क्योंकि एक लॉबी है नून लीग की जो नवाज शरीफ को दोबारा एक्टिव देखना चाहती है, और उसमें पॉलिटिकली भी और वो भी, और वो कहते हैं कि जी अभी टाइम है, अभी आप निकलें। तो शहबाज शरीफ साहब जो है ना, उनकी कभी भी नवाज शरीफ का अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी है जो लोग देख रहे हैं। तो गोया मैं फिर ठीक कह रहा हूँ ना कि आपको खुशी हुई है इन फैसलों से, इस तकसीम से जो तासुर आपको उभर है, आपको तो खुशी होगी। हमें क्या खुशी होना है, दोनों ने कौन सा मुल्क के लिए काम करना है, दोनों अपने लिए कर रहे हैं। ये तो एक फैमिली है ना, तो और भी आ सकता था, लेकिन मसला ये है कि ये किसी और को तो छोड़ते नहीं है। अगर आपको पता है कि नवाज शरीफ नहीं आ सकता तो उसने इसहाक डार को आगे कर दिया, और जिस तरह ये इन्होंने बात की कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के सिवाय इसके कि चुगलियां कर सकता है, वहां बैठ के और क्या कर सकता है? कोई इसके पास 5 वक्त के सोमो सलात के पाबंद हैं हुजूर, क्या चुगलियां उन्होंने करनी है, जाने दिन थोड़ी तो मरवत करें उनके साथ। अमीर अब्बास साहब, थोड़ी सी इस मामले पे मजीद बात करता हूँ, फिर मैंने शौकत यूसुफ को रहमत दे रखी है, वो पीटीआई का मुद्दा ज़ेर बहस लेके आना है। ये यानी गोया अब औरंगजेब साहब हूँ या नकवी साहब हूँ, ये जनाबे डार साहब को जवाब दे हुआ करेंगे? नहीं, डार साहब देखिए ना, कुछ आपके स्ट्रक्चर में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो फेडरल मिनिस्टर्स को हेड कर रहा है या फेडरल मिनिस्टर उसको रिपोर्ट कर रहे हैं या कोई और इंस्टीट्यूशन उसको रिपोर्ट कर रहा है। अनटिल एंड अनलेस अगर प्राइम मिनिस्टर जो भी आपकी काबीना के रूल्स हैं उनमें कोई ऐसी तब्दीली करवाए काबीना की मंजूरी से या किसी और महकमे को उनके मातहत लेकर आए रूल्स में तरमीम करके, उसके बगैर तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डमी प्राइम मिनिस्टर है। असल में यही है, देखें कि एक आपने इर्तिकाज़ इक़्तिदार करना है। इर्तिकाज़ इक़्तिदार, उसके तमाम मराकज़, उसके तमाम ज़ाविये, उसके तमाम पेशोखम, उसके तमाम ज़ेरो लब, उसके तमाम नशेबो फराज वो इस खानदान के पास रहने चाहिए। ये है असल में मुद्दा। देखिए ना, आपने बेटी को चीफ मिनिस्टर बनाया, आपने समझी को पहले आगे ये हो सकता था कि नवाज शरीफ की हुकूमत में कहीं ना कहीं इसहाक डार ना आ जाए, आपने डाला जबरदस्ती इसहाक डार को, भले फॉरेन मिनिस्टर ही बना दिया, हालांकि फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ तो ताल्लुक नहीं था उनका। चले फाइनेंस मिनिस्टर बना देते तो हम कह सकते थे कि भाई वो कामयाब या नाकाम, वो उनका एक तजर्बा रहा है बतौर फाइनेंस मिनिस्टर। आपने उनको डाला हर हाल में कि इधर नहीं फिट होता तो वहां फिट कर दिया। लेकिन ये हमारे सिस्टम या इस मुल्क की सियासत को दाद तो दीजिए ना कि बड़े बेआबरू होकर इस कूचे से वो निकले थे एक ज़माने में, फिर बड़े एहतमाम के साथ वापस भी लाए गए, फिर सिस्टम में भी आ गए, टिकटों की एलोकेशन भी करते रहे और आप डिप्टी पीएम भी बन गए हैं। दाद तो दीजिए। और दूसरी अहम बात, इस बात पर दाद दीजिए कि ख़ानदान के अलावा कोई और वर्कर इस काबिल ही नहीं होता। देखिए ना, ये तो अन्य है ना कि उन्होंने अपनी साहबजादी को सबसे पहले इस पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया बगैर किसी मुशक्कत जिद्दोजहद के। क्या मरियम बीबी की मुशक्कत थी या क्या मेहनत थी, क्या पॉलिटिकल स्ट्रगल थी कि वो अपने वालिद का मुकदमा लड़ती रही। इसमें कोई शक नहीं कि बेटी ने बाप का बड़ा जबरदस्त मुकदमा लड़ा, वो मीडिया पे लड़ा हो, वो जलसों में लड़ा हो, वो प्रोपेगेंडे के जरिए से लड़ा हो, वो प्रेस टॉक्स, जिस तरह भी लड़ा, बेटी ने 6-7 साल 2016 पैनामा के बाद बाप का मुकदमा लड़ा। जब वालिद बाहर थे तो बेटी ने यहाँ मुकदमा लड़ा। अब इस सिले में आपने बेटी को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे 12.5 करोड़ की आबादी का सूबा, अगर आज पंजाब एक मुल्क होता इंडिपेंडेंट जामी साहब, तो वो दुनिया का 11वां बड़ा मुल्क होता, दुनिया का 11वां बड़ा मुल्क। आपने उस पर वो जितनी भी काबिल होगी, वो एक अलहदा बहस हम कर सकते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही, लेकिन देखिए जो मिजाज बन चुका हुआ है सियासी जमातों के अंदर, खास तौर पे इन 2 जमातों में, पीपल्स, अब देखिए ना पीपल्स पार्टी में आसफा साहबा को लाके आपने, यार इतनी बड़ी पार्टी है आप, इतने डेमोक्रेट और कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट आप बनते, मुकाबला तो करवा देते कम से कम आसफा भुट्टो का इलेक्शन में, मुकाबला भी नहीं होने दिया। ये वही काम किया
जो भुट्टो साहब के जमाने में 1977 के इलेक्शन में खालिद अहमद खान खरल जब डिप्टी कमिश्नर लाड़काना थे, तो उन्होंने भुट्टो साहब के मुकाबले में शायद जमात इस्लामी का उम्मीदवार था, उसको उस उम्मीदवार को डिस्क्वालीफाई करवा दिया। तो आपने अब आसफ भुट्टो को लेकर आ गए, बिलावल साहब, उधर से अदी फरियाल, उधर से डॉक्टर अफजल पेचू, फिर अदी फरियाल के शौहरे नामदार, फिर खुशरदारी साहब सदर बन गए। ये अलमिया, ये जो इक्तदार को, इख्तियार को चंद हाथों में, मुट्ठी में कैद रखना है, जिसको डिवॉल्व होना चाहिए था डेमोक्रेसी में, हम बहुत सफर आगे कर चुके हैं।